प्रधान जी, सभी गांववासी, माता पिता, बच्चे, सबको प्रणाम करता हूं और बात शुरू करते हैं। आज आपके गांव में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आने वाले समय को लेकर के अगर आज हम चेते नहीं तो भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। मैं विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूं उस जगह में और आपके गांव में मैं बहुत सिमिलैरिटी देखता हूं। लेकिन फर्क क्या देख रहा हूं कि मेरा गांव आपके गांव के जैसा आज से 30 साल पहले था। 30 साल पहले, यानी सोचो, दुनिया मेरे गांव को यह कह रही है कि यह बहुत तरक्की कर चुका है। मेरे गांव की हालत क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। सारी गलियां पक्की हैं, सीमेंट की हैं, कहीं पानी नजर नहीं आता, चप्पे चप्पे पर लाइट है, बड़े बड़े मकान हैं, हर मकान में एसी है, लेकिन किसी भी गांव में, किसी भी घर में पशुधन नहीं है। किसी भी घर में उनके जवान बच्चे नहीं है। जवान बच्चे या तो पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए शहर जा चुके हैं। बूढ़ा बुढ़िया गांव में अकेला रहता है, या तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अकेले रहते हैं। उनको दूध भी कहीं से खरीद के लाना पड़ता है। मेरे गांव में पैकेट का दूध आया हुआ है, यानी कि आपके गांव में मैं देखा जिसके पास दूध नहीं है, कम से कम पड़ोसी के पास है तो वो पड़ोसी से ले रहा है। लेकिन हमारे यहां पड़ोसी के पास भी नहीं है, वो भी पैकेट का ही लेके आ रहा है। और एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी आमदनी लाखों में ना हो। ध्यान से समझिएगा, मेरे गांव में आमदनी लाखों में है महीने की, और साथ में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें सारे के सारे सदस्य स्वस्थ हों। ज्यादातर परिवार के लोग बीमार हैं। मेरे गांव का टोटल कमाई एक साल की 218 करोड़ रुपया है। कितना है? मैंने अभी पीछे 2 महीना पहले, 3 महीना पहले अपने गांव में रिसर्च किया था। गांव में घर घर जाकर के हमारे साथियों ने, वहां से जो हमने आंकड़ा इकट्ठा किया और कैलकुलेशन किया, उसका जोड़ जो बना वो 218 करोड़ बना। और खर्चा होता है मेरे गांव का पूरा 100 करोड़ रुपए के करीब। तो बचत कितनी हो गई गांव की? 118 करोड़ बचत होनी चाहिए, लेकिन 328 करोड़ का लोन है। समझ गए? जितनी बचत होनी चाहिए उससे 3 गुना का लोन ऑलरेडी गांव के ऊपर है। और हर रोज आदमी कभी अपना सोना, कभी अपनी चांदी, कभी अपनी जमीन गिरवी रख के और लोन ले रहा है। लोन पे लोन, लोन पे लोन ले रहा है। गांव से पशु खत्म होते जा रहे हैं, गांव से बच्चे गायब होते जा रहे हैं, या शहरों में हैं या विदेश में जा चुके हैं। और विदेश में जाते जाते, जाने के बाद अब वो अपने गांव के लोगों के पास पैसा तो भेज रहे हैं, लेकिन ना उनके पास गांव है, ना गांव के पास वो है। आपके गांव में मैंने देखा कि सुबह सुबह बच्चे तैयार होकर जा रहे हैं, तो मैं पूछने लगा जिज्ञासावश कि कौन से स्कूल में जाते हैं। उन्होंने बोला अंग्रेजी मीडियम में जाते हैं ज्यादातर लोग, अंग्रेजी मीडियम। तो मैंने बोला घर में कौन कौन है अंग्रेजी में पढ़ाने वाला? तो घर में अंग्रेजी में पढ़ाने वाला टीचर कोई नहीं है। टीचर तो नहीं है ना, वैसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती होगी। तो अब बच्चा अंग्रेजी में सोच नहीं सकता, तो बच्चा अंग्रेजी में सिलेबस कैसे पूरा कर सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी गया हूं, कॉलेज भी गया हूं, मैंने पढ़ाया भी है। मैं सरकारी अध्यापक हुआ करता था, मैंने 8 साल नौकरी करके मैंने नौकरी छोड़ी। तो मैंने देखा कि बच्चों से, कल भी 2 बच्चों से मेरी बात हो रही थी, वो भी अंग्रेजी मीडियम के बच्चे थे।
मैंने उनसे पूछा था तुमको अंग्रेजी समझ में आती है? उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो तुम कैसे करते हो? बोला हमको तो रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। बस वो रट जाते हैं। ना उनको हिंदी आती, ना उनको आपकी अपनी जो लोकल भाषा है वो समझ में आ रही, मतलब अभी समझ आ रही है, थोड़े दिनों के बाद वो उसे छोड़ देंगे, हिंदी पे आ जाएंगे, हिंदी से फिर थोड़ा थोड़ा बाद में अंग्रेजी पे आ जाएंगे। हमारी शिफ्टिंग हो रही है। और वो शिफ्टिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमको दिखावे पे फोकस करना है, ऐसा हमें बताया गया फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, या फिर मोबाइल के माध्यम से। आज के टाइम पर मोबाइल। दूसरी चीज जो मैंने आपके गांव में देखी अपने टाइम की, पुरानी, जब मैं बचपन में देखता था मेरे गांव में, वो ये है कि आपके जो रास्ते हैं उनके दोनों तरफ अभी भी झाड़ हैं, अभी भी उनके दोनों तरफ घास है। हमारे वहां नहीं है, सब कुछ कंक्रीट का हो गया है। क्योंकि ज्यादा कमाई करनी है लोगों को, ज्यादा पैदावार करनी है, तो खेतों में यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी, रासायनिक खाद इतनी डाल चुके हैं कि हर थाली में जहर जा चुका है। यानी कि शुद्ध खाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए। तो क्या आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जिसमें उनके लिए कोई सुरक्षित समाज ना हो? ऐसा ही है? ऐसा ही बनाना चाहते हैं क्या हम? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी मां बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा समाज बनाना चाहेगा। तो हम लोग अलग अलग जगह पर लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि भाई कुछ बातें हमको पता लग गई हैं, हम दीवार के परली साइड के आदमी हैं। भाई आपको दुनियादारी के बारे में कैसे पता चलेगा? मोबाइल से, टीवी से, नेता बताएगा, या कोई अपने का गांव छोड़ करके दूसरे शहर में गया होगा वो आके बताएगा कि उस गांव में, उस शहर में ऐसा होता है, उस जगह पर ऐसा होता है? यही होता है ना, वहां का आदमी बताता है। अब मोबाइल आपने बनाया है, बताइए? नहीं बनाया। मोबाइल में जो कार्यक्रम आते हैं वो आपके आपके लाए हुए हैं? नहीं। इसका मतलब है जिसने मोबाइल बनाया है और जो वो कार्यक्रम बनवा रहा है उस मोबाइल के लिए और उस टीवी के लिए, वो अपना एजेंडा पूरा करेगा या आपका एजेंडा पूरा करेगा? पहले ये बताओ। जिसने कोई सामान बनाया है वो अपने लिए बनाया है ना, आपके लिए थोड़ी बनाया है। आप तो जो उसमें काम करते हो उसका बहुत महंगा पैसा देते हो, बहुत ज्यादा पैसा देते हो। क्योंकि ये टावर लगने का एक बार खर्चा आता है, उसके बाद तो उसका कोई खर्चा होता ही नहीं है। आपसे तो फ्री के ले लेते हैं वो 30 दिन में पैसा। तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझने लगे हम लोग, तो फिर ये देखा कि ये जो मोबाइल है ये किसी और का है, ये कार किसी और की है, ये मोटरसाइकिल किसी और की, और ये पेट्रोल डीजल किसी और का, तो फिर सबको फायदा हो रहा होगा। लेकिन गहराई से जाने लगे, हमारे पास एक शब्द आया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि इसके बारे में हमें बताना है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे जिक्र होने लगा। वो कहने लगे नई विश्व व्यवस्था, नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब, इसका मतलब विश्व मतलब पूरी दुनिया। तो पूरी दुनिया में एक व्यवस्था बनाने की तैयारी चल रही है, जिस व्यवस्था का नियंत्रण कुछ लोग अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमारे हिसाब से चले। अच्छा एक बात बताइए, आपकी जिंदगी सुखी कैसे होगी जब आप अपने हिसाब से चलते हो या किसी और के हिसाब से? बताइए। अपने हिसाब से सुखी जीवन होगा? अपने हिसाब से ज्यादा सुखी जीवन होगा या प्रकृति के हिसाब से ज्यादा सुखी होगा? प्रकृति के नियमों के हिसाब से ज्यादा सुखी होगा। अब जो व्यक्ति है वो ये कह रहा है प्रकृति के नियम कुछ नहीं है, और जो नियम मैं बना रहा हूं वो नियम तुमको मानने पड़ेंगे।
वो कह रहा है तुम्हें अगर सिर में दर्द हो जाए तो सिर के दर्द का कारण जाने बिना बस हमारी दवाई दे लो जो अस्पताल में आई है? वो कारण जाने बिना वो कह रहा है डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर क्या करेगा, आपको एक दवाई दे देगा, आप उसको ले लो। आप कोरोना के टाइम पर गांव में कोई बीमार नहीं था, आपके यहां बीमार नहीं हो सकते थे उन दिनों में। क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि यहां 5G के टावर नहीं है, 4G है यहां। 5G जहां है सिर्फ वहां बीमार होते थे। आपके गांव में तो दम घुटने की कोई समस्या नहीं आई होगी, आपके गांव में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी कोरोना के टाइम पे, नहीं ना? लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी आया, उसने कहा कि तुमको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, और आपने कहा कि हम तो नहीं लगवाएंगे। फिर उन्होंने कहा अगर तुम नहीं लगवाओगे तो तुमको राशन नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, बस में नहीं जाने देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, मंडी से सामान नहीं लाने देंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, तुम्हारी स्कूल में हाजिरी नहीं लगेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, नौकरी पे नहीं जा पाओगे, कोई फॉर्म नहीं भर पाओगे। यही कहा ना उन्होंने? उन्होंने ये कहा और आपने मान लिया। ऐसे मान लिया जैसे आप उनके गुलाम हो, जैसे आपका गांव कुछ नहीं है, जैसे आपके गांव की मतलब कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई प्रकृति नहीं, जैसे आपके गांव की कोई व्यवस्था नहीं, जैसे आपको परमात्मा पर कोई भरोसा नहीं। आपको पैदा परमात्मा ने किया, जिंदा आज तक परमात्मा ने रखा हुआ है, सांस जो लेते हो वो हवा परमात्मा ने बनाई, धूप जो लेते हो वो परमात्मा ने बनाया, पानी जो लेते हो वो परमात्मा ने बनाया, ये धरती उसने बनाई, प्रकृति ने, परमात्मा ने, ये सब कुछ परमात्मा ने बनाया, आपको भी परमात्मा ने बनाया, लेकिन आप चलोगे किसी और के हिसाब से। देखो कमाल है ना? वो कह रहा है मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। कल रात को बैठे थे, वो बोले कि मजबूरी ही इतनी डाल दी। मैंने कहा मजबूरी आप मानते हो तो मजबूरी है? आपके गांव वाले अगर इकट्ठा होकर के उनको बोलते कि हमारे गांव में कोई बीमार नहीं है और मानव का शरीर किसी केमिकल के लिए नहीं बना है, शरीरों में केमिकल नहीं डालना चाहिए, शरीर इंजेक्शन के लिए नहीं बना है, यदि ये पूरे गांव को पता होता, क्या फिर भी लगवाते इंजेक्शन? नहीं लगवाते ना। आज आपकी हर गली में, लगभग हर घर में जिस भी बंदे को वैक्सीन लगने के बाद बुखार आया था, उसकी हालत चेक करो। जिसको बुखार आया था उसको देखो जरा गौर से, क्या उसके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द रहता है, कोई एलर्जी है, बीमार ज्यादा रहने लगा, बुखार ज्यादा आने लगा, पेट में इंफेक्शन होने लगा, या हार्ट अटैक से कोई गया अचानक से बैठा बैठा, या ब्रेन हैमरेज से कोई गया? हुआ क्या ऐसा कोई केस गांव में? शरीर दर्द होने लगा कुछ थोड़ा बहुत लोगों को? हो रहा है? हाँ। अब उससे आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये क्या था। पहले गांव में कोई बीमार नहीं हो रहा था, अब गांव में हर घर में बीमारी आ गई है। तो ये मसला अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या आप अपने अगली पीढ़ी के लिए लड़ पाओगे? लड़ पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता लड़ पाएंगे। तो फिर क्या करना है कि पहले समझना है कि ये जो दवाई लगाई थी, इंजेक्शन लगाया था, ये किसने लगाया था? बताओ जरा, एक बार बोल के बताओ। प्रधान जी आप बताओ, किसने लगाया था ये इंजेक्शन? आशा वाली ने लगाया। किसके कहने पर लगाया? आपको लगता है सरकार के कहने पर लगाया, आपको ऐसा लगता है ना? सरकार के कहने पर नहीं लगाया, ये WHO के कहने पर लगाया, जो अमेरिका में बैठा है, एक संस्था है। लेकिन WHO ने क्यों कहा? उसने बिल गेट्स के कहने पर लगाया। बिल गेट्स का नाम सुना है? एंड्रॉयड और विंडोज जिस कंपनी की है, ये कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम जिसका है, वो बिल गेट्स है। उसके कहने पर इंजेक्शन लगाया,
डब्ल्यूएचओ ने, और डब्ल्यूएचओ के कहने पर लगाया सरकारों ने है। अब बिल गेट्स का क्या फायदा है इससे? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल ये निकल के आएगा कि जिसने ये लगवाया है उसका फायदा क्या है, उसको हमारे बीमार रहने से क्या फायदा है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि उनका मकसद क्या है। इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझना कहते हैं कि नए विश्व की व्यवस्था कह रही है कि उन लोगों को जिनका गुलाम है बिल गेट्स, जिनका साथी है बिल गेट्स, 13 एलीट फैमिलीज पूरी दुनिया के अंदर, उनको एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें दुनिया के लोग उनके ऊपर निर्भर हों, उनके हिसाब से चलते हों, उनके कंट्रोल में हों। अब आप लोग किसी के कंट्रोल में कैसे आओगे? उसके 2-3 तरीके हैं। यदि आपकी 3 चीज कंट्रोल कर ली जाए, पहला आपका भोजन, दूसरा आपका पानी, और तीसरा आपका आना जाना, ये 3 चीज किसी और के हाथ में हो जाए तो आप लोगों को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। मान लो भोजन आपके पास अपना नहीं है और पानी भी आपके पास अपना नहीं है, क्योंकि अभी यूपी में मैंने देखा, आपके इस एरिया में, ये कौन सा जिला है ये? औरैया, कानपुर और औरैया का बॉर्डर है, ये आखिरी गांव है ना औरैया का। तो आपके यहां पर मैं देख रहा हूं, आपके गांव में अभी भी नलके हैं, हैंडपंप हैं। मेरे गांव में नहीं है। कितने फीट पे पानी है यहां? 60 फीट पे, फिर भी काफी नीचे चला गया, पहले ज्यादा होगा। मेरे वहां पर जो पानी है, 1-2 गांव ऐसे हैं जहां 1000 फीट पे जा चुका है। और वहां पानी कितने पे था? 30-40 फीट पे पानी हुआ करता था। मैंने देखा है, सुबह बंदा गया, 4-5-6 लोग गए, पाइप गाड़ी, ट्यूबवेल लगाया, इंजन रखा और पानी निकाल लिया। मतलब एक दिन दोपहर तक तो ट्यूबवेल लगा देते थे, 20 फीट 30 फीट पे पानी होता था, पाइप डाली और अपना निकाल लिया पानी। उस जगह पर 400, 500, 600, 800, 1000 फीट तक पानी जा चुका है। 1000 फीट से पानी आप हैंडपंप से निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। बिजली की जरूरत पड़ेगी। अगर समर्सिबल लगवाओगे तो बिजली की जरूरत पड़ेगी। बिजली जिसके हाथ में होगी मतलब पानी उसके हाथ में। और बिना पानी के ना आपका पशु जिंदा रह सकता, ना आप जिंदा रह सकते। पानी नहीं आ रहा है तो माई बाप करते हुए बोलोगे, इंजेक्शन जितने मर्जी लगवा लो, पानी दे दो, है कि नहीं? जो खाने को कहोगे खा लेंगे, नशा दोगे नशा, जो कहोगे वो ले लेंगे, पर पानी तो चाहिए। बिना पानी के तो आप गुजारा कर ही नहीं सकते ना। अनाज के बिना तो चलो 2-4 दिन में एक बार मिल जाएगा, काम चल जाएगा, पर पानी 2-4 दिन में नहीं चलेगी बात। क्यों जी? अब उन्होंने हमारे गांव का पानी कैसे खराब किया? सरकार ने कहा हम तुमको शुद्ध पानी देंगे, टूटी का, नल का पानी देंगे, नल का कनेक्शन देंगे, हर घर में नल देंगे। और पहले तो टूटी लगा दी पूरे गांव में। उस टूटी के ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, बंद करने का बटन नहीं है, वो चल रही है 4 घंटे सुबह, 4 घंटे रात को, मतलब चले जा रही है, चले जा रही है। अभी तो आप उतना ही पानी निकालते हो जितनी जरूरत है, फालतू का पानी आंगन में बिखेर दिया। नाली में पानी ही नहीं है आपकी, मैं देख रहा हूं नालियों में इतना पानी नहीं है। जो फिजूल में पानी चला रहा है उसका बेश है, जो मोटर से चला रहा है वही पानी की गंदगी फैला रहा है आपके गांव में। क्यों जी? जो हैंडपंप से पानी चला रहा है वो पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं कर रहा है और वो पानी का इस्तेमाल सही कर रहा है। तो जब टूटी चली तो पूरे गांव में पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी हो गया। क्यों? सारी नालियों में पानी, सारा पानी इकट्ठा होकर के एक जगह जाना चालू कर दिया, जगह जगह गड्ढों में पानी भरने लग गया, वहां पर मच्छर पैदा होने लग गए, बीमारियां पैदा होने लग गई। ठीक जी। दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया? उस टूटी के पानी में पाउडर डालना चालू कर दिया, फ्लोराइड, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए। तीसरा काम उन्होंने क्या किया? हर घर में लैट्रिन बनवा दी।
टॉयलेट। वो बोले शौचालय बनवाएंगे तुम्हारे घर घर में, और उस टॉयलेट का जो गड्ढा है उसकी पाइप बाहर नाली में खोल दी। गड्ढे की पाइप किस में खोली? नाली में। अब सारी लैट्रिन का पानी कहां जाएगा? सबकी लैट्रिन का पानी अगर नाली में जाएगा, और वो नाली सारी की सारी जा रही है गांव के तालाब में, तो तालाब में लैट्रिन का पानी जाना चालू हो गया तो कोई अपने डंगरों को पिलाएगा वहां कि नाली उसका तो पानी खराब हो गया है, जोहड़ का। तो इधर से बोले कि तुम्हारे गांव में शुगर मिल लेकर आएंगे, तो तुम हमको जंगल दे दो अपना। हमारा जंगल काट के शुगर मिल बना दिया, और शुगर मिल से जो केमिकल बना वो केमिकल रिवर्स बोरिंग के जरिए जमीन में डाल दिया। मैं अपने गांव का एक एग्जांपल बता रहा हूं। कहीं इथेनॉल प्लांट लगा है, कहीं पावर प्लांट लगा है, कहीं थर्मल पावर प्लांट लगा है, कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है। हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा हाल हो रहा है। ये मतलब मेरे आसपास के हर 10-20 गांव के बीच में एक काम ऐसा करते हैं वो लोग, पूरा योजनाबद्ध तरीके से। वो ऊपर से जहाज से देखते हैं, ये यहां गांव है, ये यहां है, ये यहां है, इनके बीच में यहां पर एक फैक्ट्री लगा दो, लोगों को लालच दो कि तुमको नौकरी मिलेगी। स्थानीय लोगों को, मेरे गांव में शुगर मिल है, मेरे गांव में शुगर मिल में एक भी बच्चा सुपरवाइजर से ऊपर की पोस्ट पर नहीं है। मतलब वो क्या कर रहा है, मजदूरों को सिर्फ देख रहा है, क्या काम कर रहा है कि मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं, इससे ऊपर कोई नहीं है। कोई क्लर्क लगा है, कोई कंप्यूटर पे बैठा है। असल में वहां कितना केमिकल जमीन के अंदर जा रहा है, ये जहां तक पहुंचने का जिसकी कैपेसिटी हो उस पद पर नहीं मिलेगा लोकल आदमी को। वहां आदमी को नौकरी किसको मिल रही है? वो इधर आपके यहां से नौकरी मिल गई, किसी बिहार से मिल गई, किसी को हिमाचल से मिल गई, क्योंकि उसका घर छुड़वाना है। भाई मेरे गांव में नौकरी करने के लिए मेरे गांव से आदमी नहीं मिलता क्या सरकार को? कितने कमाल की बात है। आपके गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए गांव का ही बंदा है कि बाहर से आता है? क्यों भाई, आपके गांव में मर गए सब, एक भी समझदार आदमी नहीं है? कितना खेल खेलते हैं ये। आपके बच्चे को नौकरी करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है, और दूसरे गांव के बच्चे को नौकरी करने आपके गांव में आना पड़ रहा है। पागल बना रखा है। वो सुबह उठा के बाइक यहां आएगा, हमारे वाला बाइक उठा के वहां जाएगा। मतलब तेल का पैसा उन्हीं को दे रहा है, बाइक भी उन्हीं के लिए खरीदनी पड़ रही है। गांव के गांव में नौकरी होगी तो उसको जरूरत क्या है भाई कहीं जाने की? नहीं समझे आप मेरी बात को? ये जरूरत पैदा करी कि हमको जरूरत है, ये देखने की बात है। मैं ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जंगल कट गया और जोहड़ खराब हो गया तो डंगर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब तक हमारे पशुधन को खाने के लिए फरी का चारा और फरी का पानी नहीं मिलेगा तो दूध थैली वाला सस्ता पड़ेगा। समझे ना बात? अगर आपको चारा लाना पड़ता है ट्रैक्टर में खेत से, या आपको इतना ज्यादा काम करना पड़ता है उसके लिए सुबह से लेकर रात तक, तो आप 10 या 20 या 30 भैंस नहीं रख पाओगे, 1 या 2 रखनी पड़ेगी अगर आप अपने खेत से लेके आते हो। लेकिन अगर गांव का सामूहिक जंगल है और सबका डंगर वहीं चरने जाते हैं, आपको गांव घर में एक दो घास की गठड़ी लानी पड़ेगी बस। क्यों जी? वो भी रात रात के लिए थोड़ा बहुत। वो भी खाएगी नहीं, वो कहेगी यार वही मजा आता है जंगल में, कल सुबह वहीं खा लेंगे, तुम्हारे वाला रखो तुम अपने पास। ये हमने देखा है। तो फिर लोगों ने डंगर रखना बंद कर दिया, डंगर रखना बंद कर दिया, या फिर उन्होंने सब जगह पक्का कर दिया, डंगरों के नीचे भी पक्का कर दिया। जंगल खत्म हो गए तो डंगर खड़े रहने लगे। अगर डंगर खड़ा रहेगा पूरा दिन, पैदल नहीं चलेगा, तो जो उसका दूध है वो जहर बन जाएगा। वो दूध अमृत दूध तभी रहेगा जब वो पशु चर के आएगा, पैदल चलेगा, चलता रहेगा। क्योंकि बंधने के लिए जानवर बना ही नहीं है। आदमी का बच्चा भी बंधने के लिए नहीं बना है। लेकिन अब आदमी के बच्चे को भी सुबह ही बांध देते हैं गले में, जैसे डंगर के गले में बांधते हैं ना रस्सी, वैसे टाई बांधते हैं पहले। फिर वो जाएगा वहां स्कूल में, बस में जाएगा या मोटरसाइकिल पे पापा छोड़ के आएंगे तो बैठा है, फिर वहां बस पूरा दिन स्कूल में बैठा रहेगा, खेलने का उसके पास समय नहीं है।
फिर वो वहां से फ्री होके फिर वापस आएगा, फिर उसे होमवर्क करना है, फिर बैठा रहेगा पूरा दिन। खेलने के लिए ना उसके पास बच्चे हैं, ना मैदान है, ना ही उसके पास कच्ची जगह है। हो रहा है कि नहीं? अभी आपके यहां शुरुआत है, हमारे यहां सत्यानाश है, हो चुका। दिल्ली के 100 किलोमीटर के एरिया में दारू, अफीम, ये इंजेक्शंस वाला नशा, चिट्टा, हीरोइन, स्मैक, रिवॉल्वर, पिस्टल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शोशेबाजी, पब में जाना, मतलब क्लब में जाना, और व्यभिचार, बुरा हाल, 24 घंटे दिखावा, झूठ, और एक दूसरे को लूटना, ये कल्चर बनाया उन लोगों ने। ये मैं दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे की बात कर रहा हूं आपको, और गांव से हर आदमी को शिफ्ट करके शहर में लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं शहर में सुविधा है। मैं कहता हूं शहर में सुविधा कैसे हो सकती है यार? मतलब कॉमन सेंस हमारा ऐसे मार दिया। भाई अगर 30 बच्चों पे एक मास्टर जी चाहिए अपने को, तो शहर में बच्चा पढ़ने जाएगा वहां भी 30 पे एक चाहिए, और बच्चा गांव में पढ़ेगा वहां भी 30 पे एक चाहिए। तो जब शहर में तुम तनख्वाह दे सकते हो तो गांव में तनख्वाह नहीं दे सकते क्या? नहीं समझे? वही सुविधा जो शहर में है, अगर वही सुविधा किसी को चाहिए, अगर वही चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं, तो गांव में क्यों ना मिले वो? मुझे मेरे बच्चे को मेरे गांव से बाहर क्यों जाने भेजना पड़े? फिर मैंने अपने गांव पे हिसाब लगाया था। आप लोग बर्बाद होने के बाद हिसाब लगा लेना या पहले लगा लेना। अगर पहले लगा पाओ तो बैठकर चर्चा कर लेना। नौजवान बच्चे जो हमारी बात से सहमत हो, हमारी बात को समझ लेना, और जो समझ ले वो फिर साथ आकर के अपने गांव को बचा लेना। हमारे साथ आने का मतलब यह नहीं है जो हम कहेंगे वो करना है। हमारे साथ आने का मतलब यह भी नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना है तो आपको हमको वोट देनी है। हमारे साथ आने का मतलब यह भी नहीं है कि आपने हमको कोई बिजनेस देना है ना। हमारे साथ आने का मतलब है कि एक काम करते हैं, बैठकर बात करते हैं। पहले आप अपना सारा नॉलेज रखिए, हम अपना सारा नॉलेज और तजुर्बा रखेंगे, उसमें से एक ऐसी चीज निकालेंगे जो गांव के हर आदमी को कवर करती हो। हमको गांव की वो व्यवस्था बनानी है जिसमें गांव का बच्चा पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगा। पहले नंबर पर तो यह है बात। दूसरे नंबर पर गांव में हम वो सब लेकर के आएंगे जो हमारे बच्चे को चाहिए। मेरे गांव का हिसाब लगाया जब मैंने बताया था ना, एक एक घर में गया था मैं। ये तो मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया खर्चे का टोटल। इसमें से जो शिक्षा का खर्चा मेरे गांव का है, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, आपके गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो कितने स्कूल हैं जिनमें जाते हैं? कितने स्कूल आसपास जो जिनको आप बढ़िया कहते हो और वहां पढ़ने जाते हैं अंग्रेजी स्कूल? 2 या 3 या 5? 4 स्कूल हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे। वही 5 मेरे गांव के आसपास हैं। यानी 5 प्राइवेट स्कूल मेरे गांव के आसपास है। तो आसपास के गांव के सबके बच्चे वहीं आते हैं, उन्हीं 4-5 स्कूलों में। उधर मेरे वहां भी जाते हैं। मेरे गांव का 1 साल का प्राइवेट स्कूल का जो खर्चा है वो 22 करोड़ रुपए है। 20 करोड़। कितना है? 20 करोड़। मेरे गांव में 1800 घर का कैलकुलेशन किया था मैंने। ये 1800 घरों की कैलकुलेशन है। आपके गांव में कितने घर हैं? हैं? कितनी वोटिंग है? 800 की वोटिंग में कम से कम 300 घर होंगे आपके यहाँ। 200 से 300 घर हैं। हमारे यहाँ 1800 हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि आसपास के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी है महीने की? खर्चा कितना है? 3-4-5 हजार रुपया तो होगा। कहीं पे 3000 भी होगा, कहीं पे 2000 भी होगा, कहीं पे 5000 भी होगा।
आया। अभी आपको शुरुआत कर रहे हैं वो, है ना। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि मेरे गांव का, क्योंकि मैंने आंकड़ा पूरा एक एक घर का कैलकुलेशन किया था, 20 करोड़ रुपया जाता है प्राइवेट स्कूल में। अब मैंने अपने गांव के लोगों को बोला कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ये सारा पैसा कमा कमा कर उन स्कूलों की जेब भरते रहो, या दूसरा तरीका एक और है, हम अपने गांव के बेरोजगार बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको तैयार करेंगे टीचर के तौर पर, और उनको अपने गांव में ही रोजगार भी देंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा और हमारे बच्चे पढ़ेंगे वहीं पर। तो फायदा किसमें है जी? पैसा गांव में ही रहे उसमें, या पैसा बाहर जाए उसमें? भाई इसमें तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपको यह कह रहा हूं, आपको कोई रास्ता ढूंढना है जिसकी वजह से आप पैसा कंपनियों की बजाय अपने गांव के आदमी को देना चालू कर दो। मैं तो इतना ही कह रहा हूं ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो हम स्कूल खोलेंगे और उस स्कूल में दाखिला दिलाना। मैं नहीं कह रहा हूं कि विवेक स्कूल खोलेगा और उसमें डालना है। मैं तो ये कहा नहीं तिवारी जी कि आपके स्कूल में दाखिला दिलाना है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपका अपना स्कूल होना चाहिए, और आपका अपना स्कूल ऑलरेडी है गांव के अंदर। वहां पर व्यवस्था आज के टाइम पर कौन कर रहा है? सरकार। सरकार को चलाता कौन है? एमएलए एमपी। एमएलए एमपी को चुनाव के समय फंडिंग कौन देता है? कंपनी की आप? कॉरपोरेट। तो वो नेताजी कॉरपोरेट के हिसाब से नियम बनाएगा कि आपके हिसाब से बनाएगा? भाई जो मालिक है, जो पैसा देगा, उसी के हिसाब से चलेगा नेताजी। तो माइनिंग वालों से पैसा लेगा तो माइनिंग वालों के हिसाब से चलेगा, हथियार वालों से लेगा तो हथियार वालों से के हिसाब से चलेगा, नशे वालों से पैसा लेगा तो फिर पुलिस वालों को बोलेगा नशेड़ी कोई नहीं पकड़ना है, नशे का तस्करी करने वाला कोई नहीं पकड़ना है। चोरों से लेगा तो चोरों के लिए काम करेगा। ऐसा ही है ना जी। मतलब यह हुआ कि नेताजी कभी आपके लिए काम करेंगे क्या? भाई मुझे बताओ तो सही। नेताजी बताएंगे जरूर कि आपके लिए काम कर रहे हैं। भाई नेता वो चाहे मुलायम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, मुझे नहीं फर्क पड़ता इससे। आप कौन सी पार्टी के हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुझे यह पता है कि सारी पार्टियां एक हैं। जिसकी सरकार बनने को दिखाई देती है वही जो आज बीजेपी में है, पहले मुलायम के साथ था, उससे पहले कांग्रेस के साथ होगा, बाद में फिर आ जाएगा। अभी मतलब जहां मलाई नहीं मिले तो गू खाने कहीं और चले जाएंगे। इनका कोई जात बिरादरी नहीं है, ना इनकी कोई पार्टी है, ना इनका कोई आइडियोलॉजी है, ना इनका कोई विजन है। इनका है, इनको मलाई जहां से खाने को मिल रही है ये वहां जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो जब नेता ने आपके लिए काम करना ही नहीं है तो क्या सरकारी अधिकारी आपके लिए कभी काम कर पाएगा? क्योंकि सरकारी अधिकारी को आदेश नेता से ही आएगा। तो नेता और सरकार और अधिकारी आपके लिए काम नहीं करते हैं, ये काम उनके लिए करते हैं जो उनको वहां बिठने में मदद करते हैं। अधिकारी को बैठाने में नेता मदद करता है और नेता को बैठाने में कॉरपोरेट मदद करता है। तो सारा सिस्टम केवल कॉरपोरेट के लिए काम करेगा साहब। आपके लिए कौन करेगा? आपके लिए या तो आप करोगे और या फिर आपके बच्चे करेंगे। आपको कह देंगे कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, और बच्चों को कह देंगे कि तुम बाहर जाओ, यहां तरक्की नहीं है, तरक्की बाहर होनी है। तो अब मां बाप अलग कर दिए तो अब आपके लिए भी करने वाला कोई नहीं बचा, गांव के लिए भी करने वाला कोई नहीं बचा। और जो गांव का सरपंच है, प्रधान है, इनके ऊपर सेक्रेटरी का डंडा होता है कि तुमको ऐसे लिखना है, तुमको ऐसे करना है। होता है कि नहीं होता? सरपंचों के ऊपर सरकार के हिसाब से होता है। अगर सरपंच बाई चांस ईमानदार निकल आया तो सेक्रेटरी जीने नहीं देता है। अगर हिस्सा नहीं लेगा तो हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि बेईमान आदमी ही उनके हिसाब से काम करेगा। समझ रहे हैं?
मतलब ये हो गया कि सीधी सी बात है, आपके गांव का अपवाद हो सकता है कि आपके प्रधान जी खुद ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं अपने गांव को जगाने के लिए, वरना सरपंच हमारा कार्यक्रम नहीं करवाते, प्रधान नहीं करवाते जी। वो तो बोलते हैं ये तो सरकार की खिलाफत कर रहा है। मैं सरकार की खिलाफत कर रहा हूं क्या? मैं सरकार की खिलाफत नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सब गठबंधन है कॉरपोरेट का, अधिकारियों का, नेताओं का, चोरों का, नशाखोरों का, डकैतों का, पूंजीपतियों का। उस गठबंधन को अपने हिसाब से काम करना है। मुझे यह कैसे समझ में आया? टोल टैक्स में किसकी हिस्सेदारी मिलती है? नेताजी की। टोल टैक्स बनाया किसने? कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? जिसने रोड बनाए। रोड बनाने वाली कंपनी किसकी? नेताजी की या नेताजी के बेटे की। जितने भारतमाला के प्रोजेक्ट चले हुए हैं नितिन गडकरी के बेटे के और अडानी का ज्वाइंट वेंचर है। पता चलता अडानी का है, अच्छा अडानी के ही साइलो हैं, अच्छा अडानी का ही तेल है, अडानी के ही पेट्रोल पंप है, अडानी की ही गैस है, अडानी ही सीएनजी के ऊपर कब्जा करने वाला है, अडानी ही आपकी जो घरों में सिलेंडर वाली गैस आती है इस पे कब्जा करने वाला है, अडानी ने बिजली पे भी कब्जा कर लिया है, नए मीटर भी अडानी के हैं जो स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं, अडानी के ही पावर प्लांट हैं। 45,000 एकड़ जमीन अडानी को भुज में दी थी, ₹1 प्रति एकड़ सालाना की लीज पे। 45,000 रुपए में 45,000 एकड़ जमीन। हमको भी दे दो ना 100 साल के लिए। आप लेने जाओ 1 एकड़ भी नहीं मिलता, 45,000 एक साल के लिए भी नहीं मिलता है जी। और उसको 45,000 एकड़। अपने गांव की टोटल जमीन कितनी है? 1,000 एकड़ बस। उस और 1,000 भी नहीं है। हाँ तो उसको 45,000 यानी आपके जैसे 45 गांव से भी ज्यादा की जमीन उसको अकेले को दे दी। फिर मैं अडानी के खेल को समझने लगा कि उसका खेल कैसे चलने लगा कि पैसा उसे कंपनियों से मिला है कि ना, उसको पैसा मिलता है बैंकों से लोन के रूप में। वो पैसा चुकाना पड़ता है हम लोगों को। फिर उस पैसे से वो शेयर मार्केट में उसके शेयर बढ़ते हैं। इसका मतलब अडानी का मालिक कौन हो गया? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जब चाहे जिसको चाहे उस दिन गिरा देगी, जिस दिन चाहे बर्बाद कर देगी। किसी का 1 लाख करोड़ डुबोना है या किसी का 500 करोड़ वो डुबो देगी। तो मुझे समझ में आया इसका मतलब शेयर मार्केट किसकी है पता करो, कि वो तो वॉल स्ट्रीट से चलती है, न्यूयॉर्क से। वॉल स्ट्रीट कहां से चलता है? बोला लंदन से। लंदन कहां से चलता है? कहते हैं वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी का मालिक कौन है, चलाता कौन है? बोला जी पॉप। और तेरे की पॉप। पॉप के साथ कौन लोग हैं? 13 फैमिलीज, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन, रेनल्ड्स, इस टाइप की 13 फैमिलीज। ओह, ये कहां कहां फैली हुई है? ये किस किस कंपनी में है? अच्छा ये तो अडानी वाली कंपनी में भी है, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक। अडानी में भी यही है, अंबानी में भी यही है, टाटा में भी यही है, महिंद्रा में भी यही है, विप्रो में भी यही है। अरे भैया कौन सी कंपनी है जो बची हुई है? वॉशिंग मशीन की कंपनी भी उन्हीं की, माइक वाली कंपनियां भी उन्हीं की, मोबाइल वाली कंपनियां भी उन्हीं की, तेल के कुएं भी उन्हीं के, पूरे के पूरी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग भी वही देते हैं, WHO की फंडिंग भी वही देते हैं, वैक्सीन की कंपनी भी उनकी, दवा कंपनी भी उनकी, फर्टिलाइजर कंपनी भी उनकी, ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी भी उनकी, ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी उनकी, कार की टेक्नोलॉजी भी उनकी, मोबाइल की टेक्नोलॉजी भी उनकी, लाइट की टेक्नोलॉजी भी उनकी, पानी शोधन टेक्नोलॉजी उनकी, सड़क बनाने की टेक्नोलॉजी उनकी, पुल बनाने की टेक्नोलॉजी उनकी, मेट्रो बनाने की टेक्नोलॉजी उनकी, खाद दवाई की टेक्नोलॉजी उनकी, कपड़े पे कब्जा वो करने जा रहे हैं, जूते पे कब्जा करने वो जा रहे हैं, खाने पे कब्जा वो करने जा रहे हैं। अब पानी को खराब करके पानी के शोधन की भी कंपनी, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो कंपनी भी उनकी, शुगर मिल बनाने की कंपनी भी उनकी, पावर प्लांट बनाने की कंपनी उनकी, डैम बनाने की कंपनी उनकी, टोटल कंपनी उनकी। कई कंपनियां, सारी कंपनियों में
इन्वेस्टमेंट करके उन्हीं लोगों को मालिक बना के रखे। तब समझ में आया कि ये सब लोग अपनी सारी कमाई इन्हीं कंपनियों को दे रहे हैं, तो एक दिन सारे के सारे कंगाल होना तय है। भाई आपका गड्ढा कितना ही भरा पड़ा हो, आपके पास कितनी जमीन हो, अगर सिर्फ निकल रहा है ना तो खाली होगा एक दिन। नहीं होगा क्या? ये होगा। इसलिए खाली होने से पहले इसको वापस भरने का रास्ता बनाना पड़ेगा। और वापस भरने का एक ही रास्ता है कि वो रास्ता निकालो कि हम सब लोग एक दूसरे को उसको भरने में मदद करें। ये कागज के नोट नहीं, बल्कि असली धन पर टारगेट करें। असली धन क्या? परिवार, लोग, पशुधन, मेहनत, सूरज, ऊर्जा, पेड़ पौधे, जंगल। श्रम धन भी होता है ना, मेहनत श्रम धन बोलेंगे, पशु को पशुधन बोलेंगे, धातु को धन बोलते हैं, औलाद को धन बोलते हैं। पुराने टाइम की बात है, जब रिश्ता देखने जाते थे ना, मेरे एरिया में मैंने देखा है, तो जब रिश्ता देखते थे ना, भाई लड़की के लिए कोई लड़का बता कि जी ऐसे ऐसे करके फलाने जगह पर फलाने का एक बेटा है, वो अभी शादी लायक हो रखा है। अच्छा, क्या कुछ धन है अगले के घर में? तो वो धन बताते थे कि जी 20 तो भैंस है, 15 एकड़ जमीन है, इतने लोग हैं। मतलब धन ये बता रहे हैं वो। धन कभी उन्होंने ये नहीं बताया कितना प्लाट ले रखा है, कितनी जमीन बना, कितने कैसा मकान बना रखा है, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, ये नहीं बताया उन्होंने कभी भी। आज बताने लगे। आज हमने धन की डेफिनेशन बदल दी। और जब से ये धन की डेफिनेशन बदली, इस परिभाषा के बदलने के बाद ही सारी बर्बादी चालू हुई। यहीं से परिवार टूटने शुरू हुए, यहीं से अवसाद आना शुरू हुआ, यहीं से बीमारियां आनी चालू हुई। तो मैं ये मान रहा हूं कि यदि हमको बात समझ में नहीं आई तो भविष्य हमारे लिए भी ऐसा होने वाला है कि हम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होंगे जो लोग अपने नियंत्रण में हमको करना चाह रहे हैं। और इससे बचने का रास्ता यह है कि हम जब अपने गांव को समझा रहे हो तो हमारे गांव को समझाने के लिए आपके यहां से कोई जाए कि मेरे गांव में आज ये हालत है। जैसे क्या है, जब आपके गांव का आदमी मेरे गांव में जाएगा तो वो देखेगा कि जिसको दुनिया सुख कह रही है, जिसको दुनिया वैभव कह रही है, जिसको अमीरी कह रही है, वो असल गरीबी है। जब परिवार में कोई आदमी नहीं है, सारे बीमार पड़े हैं, घर में बंदा अकेला है, डिप्रेशन में दिमाग है, मन में शांति है नहीं, गांव में किसी से बात नहीं करता, गांव में मुकदमे ही मुकदमे चले हुए हैं, रोज थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, इसको जिंदगी कहते हैं क्या? नहीं समझे जी? मुझे तो नहीं लगता है कि इसको जिंदगी कहते हैं। है? यही मिलने वाला है अब आपको, यदि आप भी इस पैसे के पीछे दौड़ने लगे तो। अब फिर कुछ लोग कहेंगे ये तो तरक्की के खिलाफ है, तो मैं कह रहा हूं आकर तरक्की देख तो लो। दिल्ली बंबई जिसको तरक्की कह रहे हो, एक बार जाके देख, सिर्फ देख कर आओ। कई बच्चे क्या करते हैं, घर वालों से लड़ाई करके झगड़ा करके पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। शहर चले गए थे, घर पे रूठ कर आए थे, अब वापस जाएंगे तो अकड़ ढीली पड़ेगी, जाएंगे तो किसको मुंह दिखाएंगे। इस चक्कर में फिर वहीं रह करके जैसा तैसा करके एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके फिर वो जैसी तैसी जिंदगी काट रहे होते हैं। अब आकर गांव को दिखा भी नहीं सकते कि भाई हम तो बर्बाद पड़े हैं, हम तो बीमार पड़े हैं, घर में कोई बात नहीं करता, सारा डिप्रेशन, टेंशन, तलाक पलाक ये सब चल रहे हैं। अब सुबह से लेकर रात तक फुर्सत नहीं है, बीमार हुए रहते हैं, समझ में नहीं आता अब क्या करें। फिर दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारा निर्णय गलत नहीं था, बड़ी सी गाड़ी लेकर आएंगे और टॉर में चल के दिखाएंगे, मौज है भाई, मौज हो रखी है, ऐसा बोलेंगे। मौज वाज कुछ नहीं हो रखी, पड़ोसी का नाम तक नहीं पता होता, 3 फ्लैट इकट्ठे रहते हैं, कभी उठ के बैठ के बात नहीं करते, कभी बैठ के कोई चर्चा नहीं होती। और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज से टूटते ही खत्म हो जाएगा, समाज से टूटते ही खत्म। और शहर का एक ही काम है, समाज से तोड़ना, और गांव का काम है जोड़ना। लेकिन ये गांव को भी शहर की तर्जों पर डेवलप करना चाहते हैं।
तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे हिसाब से सोचने लगो, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक दृश्य दिखा रहा हूं आपको जो दूर का दृश्य है, और दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं। नजदीक में वही ढोल बज रहा हो तो कान में बजता है कि यार बंद करो इसको, दिमाग खराब कर दिया इसने। दूर बज रहा हो तो यार बड़ी सुंदर आवाज, बड़ी अच्छी आवाज लगती है। इसलिए हो सकता है कि हम लोगों को शहर बहुत बढ़िया लगते हो, तो जिसको भी शहर बहुत बढ़िया लगते हो, कभी सिर्फ देखने के लिए घर से निकलिए, सिर्फ देखने के लिए कि हमको देखना है अमीर की जिंदगी कैसी है, गरीब की जिंदगी कैसी है, सरकारी नौकरी करने वाले की कैसी है, वहां पर काम करने वाले की कैसी है, और देखकर सिर्फ तय कीजिए कि आपको यही जिंदगी चाहिए, फिर जाइए शहर अगर जाना चाहते हैं। फिर मैं कौन होता हूं मना करने वाला या कहने वाला कि शहर गलत है कि सही है। जब आपको सही लगे तो ठीक है, क्योंकि आदमी उस चीज की तलाश में रहता है जो उसके पास नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है आपके पास धन नहीं है, यह गलत फहमी है आपकी। आपके यहां पर जो दाल होती है और जो बिटोड़े के ऊपर जो वो कहीं पे तोरी और घिया जो मिलती है अपने को, जो यहां पर मिलती है, शहर में वो घिया और तोरी 200 रुपया किलो बिकती है और मिलती भी नहीं है। और जो आदमी बेचने लग जाएगा थोड़े दिन में वो भी इंजेक्शन लगाना चालू कर दे, क्योंकि ज्यादा पैदावार चाहिए उसको। मैं सिर्फ ये 200 रुपए किलो का नाम इसलिए ले रहा हूं कि अगर शहर में रहने वाले आदमी को अपने बच्चे को वो खाना खिलाना हो जो आप खिलाते हो, घी, प्योर वेजिटेबल्स, यानी कि ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक बिना किसी मसाले और बिना किसी केमिकल रसायन खाद का खाना अगर किसी को अपने शहर में खिलाना हो, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, 1 लाख रुपया तनख्वाह कम पड़ेगी उसके लिए, वहां रखने की और उसको रखने की कम पड़ेगी। तो यदि आप अपने बच्चे को वो चीज दे रहे हो तो आप उससे अमीर हो पहले से ही, कम से कम स्वस्थ तो हो। अब जो रह गया वो ये रह गया कि जब बच्चा बड़ा होगा तो करेगा क्या, बस एक सवाल है। यदि आप लोगों के पास और हम लोगों के पास, पूरा गांव के पास एक जवाब हो कि गांव में हर साल 200 बच्चा पैदा होता है या 100 बच्चा पैदा होता है, उस या 500 होता है, जितना भी होता है, उन बच्चों को जब बड़े होंगे, यानी आज पैदा हो गया तो 18 साल बाद, 20 साल बाद किसी ना किसी काम की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो बच्चा किस काम के लिए पैदा हुआ है सिर्फ ये पता कर लो और गांव में उस चीज को तैयार करने का माहौल बना दो। ये बनेगा तब जब पूरा गांव इकट्ठा होगा। 4 लोगों के कहने से बात नहीं बनेगी, 10 लोगों के कहने से बात नहीं बनेगी। तो जिन लोगों को भी आप में से समझ में आता है वो लोग इस मिशन में साथ आ सकते हैं। आप विवेक के पास अपना नंबर दे देंगे कि भैया हम इसमें जाना चाहते हैं। उसमें फिर क्या रहेगा, हम एक एजुकेशन की ट्रेनिंग का हिस्सा करेंगे, मतलब पार्ट लेंगे। उस एजुकेशन की ट्रेनिंग का काम क्या रहेगा, हमें यह देखना होगा, मैंने एक रिसर्च के ऊपर काम किया है कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में यह बता सकते हैं हम कि यह बच्चा इस काम के लिए बना है। ये पैदाइशी एडवोकेट अच्छा बनेगा, ये जज बन के खुश रहेगा, ये जो है खिलाड़ी बन के खुश रहेगा, ये आर्टिस्ट बन के खुश रहेगा, ये पढ़ाई करके खुश रहेगा, ये खेल के खुश, ये खेत में काम करके खुश रहेगा, ये डंगरों का काम करके। कुछ लोगों को तो डंगरों में ही मजा आता है ना, कुछ लोगों को डंगरों से चिढ़ होती है। तो ये बच्चा किस काम के लिए बना है वो पता लग सकता है। उस टेक्नोलॉजी को सिखाने का अगर गांव इकट्ठा होकर पे आता है तो कम कोई पैसा नहीं लेते। कंपनी कोई खोलना चाहता है तो उसका 10.5 लाख रुपया लेते हैं सिखाने का। किसी को अपने बच्चे के बारे में पता करना है तो 1.5 लाख रुपया लेते हैं, और किसी को गांव के ऊपर काम करना है तो सिखाने का कोई पैसा नहीं है। मेरा टारगेट क्या है कि आपका गांव इस दिशा में सोचना चालू करे कि हम अपने गांव के बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए रोजगार वाला व्यवस्था किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि यही शिक्षा, जब शिक्षा पे काम करने लगेंगे तो उसी दौरान हम 1, 2, 5 सेशन इस बात पर रखे जा सकते हैं कि बीमार होने से कैसे बचा जाए, स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए, कि आपको अस्पतालों के ऊपर निर्भर ही ना रहना पड़े, आने वाले टाइम में आपके बीजों को कैसे बचाएं। मेरे गांव की यदि मैं बात कहूं तो हमारे पास देसी बीज नहीं बचे हैं। देसी बीज
बिल्कुल नहीं बचे हैं, सब खत्म होने की कगार पर है। और बचाने का एकमात्र रास्ता यह है कि जिसको समझ में आ जाए कि बीज बचाने हैं, वो अगर आगे आए। आपके यहां बचे होंगे अभी देसी बीज? आपके यहां भी नहीं बचे? बाजार से आता है अभी भी बीज? फिर तो हो लिया काम। और डंगरों का? डंगर भी आप टीका रखवाते हो या फिर है झोटा खागड़ बैल? वो भी नहीं है। आदमी का? वो बाजार से आ रहा है कि वो है? क्योंकि हमारे वहां आदमी का भी नहीं बचा है। 2023 का आंकड़ा है, करनाल जिले से मैं हूं, मेरा जो पैतृक गांव है करनाल जिले में पड़ता है। करनाल में 2023 में 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ एक साल में। यानी 1,38,000 जोड़े नपुंसक या बांझ हैं। और ये सिर्फ एक ही वजह से हुआ, क्योंकि खेत का बीज पहले खत्म हुआ, डंगरों का बीज उसके बाद खत्म हुआ, दोनों बीज कंपनी के आने लगे, तो आदमी का बीज भी कंपनी से आने लगा। आईवीएफ कंपनी तो है, कंपनी दे रही है बीज। और अभी तो वो कह रहे हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा दे देंगे, नीली आंखें चाहिए नीली दे देंगे, गोरा चाहिए गोरा दे देंगे, दौड़ने वाला चाहिए कुत्ते का डाल घोड़े का डाल देंगे, उसमें वफादार बच्चा चाहिए तो कुत्ते का डाल देंगे। तो आपके उधर तो कुत्ते का बीज आ रहा है कि घोड़े का या सूअर का, किसी को नहीं पता। आपके यहां भी जल्दी आएगा, फिर आपके घरों में बच्चे सूअर के बीज या कुत्ते के बीज आया करेंगे मिक्स होकर के। क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब तो यही है ना, किसी और जीन को उसके बीज के अंदर उसके जीन्स में डालना। तो मैं इस दिशा में आप लोगों को सचेत करने के लिए आज आया था। हमने जो चर्चाएं की हैं, ये चर्चाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को इस पे सोचना पड़ेगा। आप में से जिन जिन को बात समझ में आती है, हम लोग अगले महीने 24 तारीख से, 24 नवंबर से और 1 दिसंबर तक वर्धा में, जहां राजीव दीक्षित जी की कर्मस्थली है, वहां हम लोग एक ट्रेनिंग रख रहे हैं 500 लोगों की, जो अपने अपने गांव को बचाने की दिशा में काम करेंगे, अपने अपने गांव को बचाने की दिशा में। तो पहले वो मेरे गांव को बचाने में थोड़ी हेल्प करेंगे, इसलिए कि ट्रेनिंग करनी है आपकी, तो फिर आपके गांव में बाकी के साथी या जिसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप में से मैं ट्रेनिंग का पार्ट आपको दे दूंगा कि उस 500 वाली ट्रेनिंग में आने के लिए आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए। उसके बाद आप में से जो भी नौजवान गांव में दिखाई देते हैं, उस ट्रेनिंग के लिए आप भेज सकते हैं। आप जितने भी साथी यहां आए हैं और जो गांव में सुन रहे हैं, जहां पूरे गांव में, क्योंकि माइक लगा है, सब चौराहे पर लगा है, तो सबके घर में बात जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जिसको भी ये लगता हो कि आपको अपने बच्चों को बचाने की दिशा में काम करना है, आगे आना होगा, क्योंकि सरकार, वकील, जज, एसडीएम, तहसीलदार, मास्टर जी, व्यापारी, नेता या उद्योगपति आपको बचाने नहीं आएगा। गांव आपका है, बच्चे आपके हैं, बर्बादी आपकी है, बचाना भी आपको ही पड़ेगा। बाहर से कोई हम जैसा आदमी आके ठेकेदार बनेगा तो उसको भी पैसा चाहिएगा। हम ठेकेदार नहीं बन सकते, हम केवल समझने में मदद कर सकते हैं कि कुछ तजुर्बा दुनिया घूमने का हमको मिला है, वो तजुर्बा हम शेयर कर सकते हैं कि हमको इन बातों का पता चला है। जो गांव के बुजुर्गों के पास पहले से ही नॉलेज है, समझ है, तजुर्बा है, वो तजुर्बा और नौजवानों का जोश मिलकर गांव को बचा सकता है। कि बाहर का तजुर्बा, गांव का तजुर्बा, पुरखों का तजुर्बा और नौजवानों का जोश और भविष्य की जरूरत, ये मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें हम लोग किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। अगली बार कोई हमको ये ना कह सके कि तुम टिकट नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर वैक्सीन नहीं लगवाई, तो अगली बार हम कह सकेंगे तुम अपनी वैक्सीन और अपनी तनख्वाह ले जाओ, तुम्हारे को जरूरत नहीं है, मेरे गांव के पास मेरा पानी भी है, बीज भी है, अनाज भी है, खाने को भी है, पीने को भी है, काम भी है और जमीन भी है, ऐसी तैसी कराओ तुम और तुम्हारी व्यवस्था। मेरा गांव अपने आप में आजाद है। आजादी की ये लड़ाई है, इसी आजादी की लड़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे, इसी उम्मीद में मैं आप सबके साथ की कामना के साथ ये बात समाप्त करता हूं। आप सब लोगों का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।